हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल शादी ब्लॉग्स। तो पिछली बार हमने डिस्कस करा था कि मैं किस तरह से बैक पेन यानी कि स्लिप डिस्क के सफ़र कर रहा था। तो इस बार मैं थोड़ा-सा आपको बताऊंगा शुरुआती दौर। और सबसे पहले मैं बता दूं कि ये स्लिप डिस्क होता क्या है। मेरे काफ़ी सारे डिस्कशन के बाद, डॉक्टर से डिस्कशन के बाद मैंने ये समझा जाना कि आखिर ये स्लिप डिस्क प्रॉब्लम है क्या और कैसे होता है। तो देखिए, मैं बता दूं कि हमारा जो स्पाइन होता है, वो मुझसे बेहतर आप किसी यूट्यूब के किसी प्रोफेशनल डॉक्टर से भी आप डिस्कस करेंगे तो वो भी यही बताएँगे। लेकिन जितना मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन गेन करा है डॉक्टर से डिस्कस करने के बाद, जहाँ तक मुझे समझ में आया, तो ब सबसे पहली चीज़, ये स्लिप डिस्क का मामला आपके एमआरआई रिपोर्ट में ही दिखेगा या आपके अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में समझ में नहीं आएगा या आपके एक्स-रे में नहीं दिखेगा। तो ये हर हालत में आपको एमआरआई ही कराना पड़ेगा। अगर आप जाते हैं स्पाइन का एमआरआई कराने के लिए, तो यहाँ के खर्च के हिसाब से कहीं 5,000, कहीं 6,000, अप टू 10-12 हज़ार तक भी लग सकता है। डॉक्टर ने आपकी कितने साइड्स के एमआरआई रिपोर्ट के लिए कहा है, ये डिपेंड करता है। तो ये सबसे पहली बात है कि सर, ये स्लिप डिस्क होता क्या है? देखिए, हमारे स्पाइन, जो बैक में हमारा स्पाइन होता है, सर्वाइकल से लेकर के ये C1 C2 करके, और उसमें L1 L2 L3, और नॉर्मली जो स्लिप डिस्क होता है वो L4 L5 और S1 के बीच के डिस्क में होता है प्रॉब्लम नॉर्मली। ये तकरीबन तकरीबन 80-85% लोगों में देखा जाता है। जिन जिन लोगों को थोड़ा सा भी बैक पेन होता है, मॉर्निंग में सुबह में उठने पर उनको बैक पेन है, या फिर किसी काम को लगातार करने के बाद अगर उठते हैं बैक पेन है, तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्लिप डिस्क। अब ये होता क्या है? देखिए, जो लंबर स्पाइन हमारा होता है ना, जो रीढ़ की हड्डी होती है सी शेप में, उसके बीच में एक छोटा-छोटा सा लिक्विड होता है, जेली टाइप। बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने के बाद क्या होता है कि वो जेली बाहर आता है, लिक्विड। और बहुत ज़्यादा, या तो किसी, अगर आपने ज़्यादा आपने सडन एक झटका आपको लगा हो, या आप कहीं से एक्सीडेंटल आपके साथ केस हुआ, आप गिर गए, या फिर आपने हेवी वेट लिफ्टिंग कर लिया सडन विदाउट एनी प्रॉपर पॉस्चर के ज़रिए, अगर आपने नहीं किया है, डायरेक्टली उठाया है, तो हो सकता है कि ये इसकी वजह से वो ज़्यादा कंप्रेशन आता है 2 डिस्क के बीच में। मान लो L4 L5 के बीच में ज़्यादा कंप्रेशन आ गया, ज़्यादा दबाव पड़ा, और उसके बीच में जो जेली टाइप स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम डिस्क बोलते हैं, वो डिस्क बाहर आ जाता है, और बहुत ज़्यादा बाहर आने के बाद वो एक सॉलिड पोर्शन में बदल जाता है, और सॉलिड पोर्शन में आने की वजह से फिर वो दोबारा डॉक्टर के अकॉर्डिंग फिर वो दोबारा लिक्विड फॉर्म में नहीं आ सकता, और उसका कोई काम भी नहीं है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि वो डिस्क को अब हम बाहर अंदर कर भी नहीं सकते, और अगर अंदर कर भी देते हैं तो उसका आप कोई प्रॉपर वर्क है नहीं, बिकॉज वो अब सॉलिड हो चुका है। तो डॉक्टर्स के पास अगर आप जाते हैं, या जो भी आपके फिजिशियन हैं, या जो भी आपके न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो आपको यही सजेस्ट करते हैं, मुझे भी करा था, कि अब इसका एक ही फाइनल सॉल्यूशन है कि आप इसका सर्जरी कराइए। सर्जरी कई टाइप्स के होते हैं, कई लोग इंडोस्कोपिक कराते हैं, कई लोग ओपन सर्जरी कराते हैं, और स्टेट वाइज सबका अलग अलग खर्च आता है। खर्च की अगर हम बात करें स्पाइन की सर्जरी की, तो जहाँ तक मुझे मालूम पड़ा था, और मैंने आपकी तरह मैंने भी काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे कहा कि खूब सर्च करा, देखा, जब मैं सफ़र कर रहा था, कि कौन मुझे एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल सके इस बारे में। तो अगर हम एक प्रॉपर खर्च की बात करें, तो इसका खर्च एक जो शुरुआती हम कह सकते हैं, वो 80-90 हज़ार से लेकर के 8-10 लाख तक भी जा सकता है। डिपेंड करता है कि आप कौन से सिटी में, कौन से हॉस्पिटल में, कौन से डॉक्टर के से आप ऑपरेशन ले रहे हैं, और किस टाइप का सर्जरी आप करा रहे हैं। आप ओपन करा रहे हैं, इंडोस्कोपिक करा रहे हैं, आप किस तरह की सर्जरी को आप प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, ये आपके खर्च के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, आपके सर्जरी के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। तो ये जो स्लिप डिस्क था मेरे साथ, बिकॉज़ मेरा जो एक प्रॉपर बैकग्राउंड रहा है, मैं एक टीचिंग फील्ड से हूँ, और एक काफ़ी ज़्यादा टाइम तक सिटिंग करना, क्लासेस लेना, कोचिंग क्लासेस लेना, और उससे पहले मेरा एक बैकग्राउंड रहा है जिम का। तो मैं जब जिम करता था, तो शायद हो सकता है कि वो हेवी वेट लिफ्टिंग के ज़रिए भी हुआ हो, लेकिन उस वक़्त मुझे इस चीज़ का बिल्कुल एहसास नहीं था। लेकिन आज, जब चूँकि मैंने 10 साल हो गया जिम छोड़े हुए, और आज मैं टीचिंग बैकग्राउंड में हूँ, तो मुझे धीरे-धीरे महसूस हुआ कि हाँ, ये बैक पेन धीरे-धीरे ये एक बैक से लेकर के मेरे लेफ्ट पाँव के हिप से लेकर के पूरा टो तक जो है, एक वेन में सेंसेशन बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। तो मैं बताऊँ कि इस ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं, चूँकि एक नॉर्मल सा मुझे पेन लगा, उतना सीवियर फर्स्ट टाइम नहीं था, तो मैं सिंपली गया और जाकर के एक होम्योपैथिक, हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, तो मैं वहाँ से जाकर के मैंने लिया। तो
मुझे 1 से 2 दिन में वो पेन और बढ़ा, मुझे रिलीफ़ फ़ील नहीं हुआ। तो फिर मैं सडन दूसरे होम्योपैथिक के पास जंप करा और वहाँ भी 1 से 2 दिन मैंने दवाई खाई, लेकिन उसमें भी कुछ रिलीफ़ नहीं मिला। उन्होंने भी मुझे कहा कि थोड़ा आप रेस्ट करें। फिर मैं दूसरे फ़िज़िशियन के पास जाकर के मिला, तो उन्होंने कहा, अपने हिसाब से उन्होंने ट्रीटमेंट करा और उन्होंने कहा कि हाँ, आपको बैक पेन है, थोड़ा-सा कहीं पे नस कंप्रेस हो रहा है, तो आपको इसलिए थोड़ा-सा आपको रेस्ट करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। कम से कम 10-15 दिन रेस्ट करिए, दवा लीजिए, फिर फ़ाइन हो जाएँगे। लेकिन ये सिलसिला यहाँ पे थमा नहीं और मैंने रेस्ट करा। रेस्ट का मतलब ये है कि एकदम से कंप्लीटली बेड पे नहीं पड़ा रहा, मतलब जो अपना काम है, ज़्यादा चलना-फिरना, बाइक चलाना मैंने बंद करा और रेस्ट में रहा। लेकिन 1 सप्ताह हो गया, 10 दिन हो गया, मुझे कोई रिलीफ़ महसूस नहीं हुआ। तब अब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस सेक्टर में मूव करूँ, किस डॉक्टर से मिलूँ। फिर यहाँ एक हड्डी के डॉक्टर से भी मैं मिला। उन्होंने भी देखा, कहा कि हाँ, ये बैक पेन है, ये स्लिप डिस्क है, आपको रेस्ट करना पड़ेगा और उन्होंने 45 डेज़ का रेस्ट मुझे करवा दिया। 45 डेज़ तक, 45 दिन तक मैं ऑन बेड रहा और सब कुछ बेड पे ही कर रहा था कंप्लीटली, मैं मूव भी नहीं कर सकता था। मुझे ट्रैक्शन दिया गया। ट्रैक्शन में क्या होता है कि आपको मैं फ़ोटोज़ और आपको वीडियोज़ में अपलोड करूँगा कि उस ट्रैक्शन में, उस बेड रेस्ट में मैं किस पोज़ीशन में था। सो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं आपको सब कुछ धीरे-धीरे फ़ोटोज़ भी डालूँगा, अपलोड करूँगा और मैं वीडियोज़ भी अपलोड करके आपको बताऊँगा कि मेरा क्या स्टेटस था उस वक़्त का। ख़ैर, मैंने 45 डेज़ तक कंप्लीटली बेड रेस्ट करा, कंप्लीटली। इनफैक्ट कि मुझे अगर एक करवट से दूसरे करवट भी बदलना होता था, तो लोग मुझे मेरी हेल्प करते थे और मैं खुद से नहीं कर पाता था। और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जब 45 दिन तक मैं बेड में था, पेन का सिलसिला कुछ ख़ास कमा नहीं था और डॉक्टर्स का कहना था कि आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा पेन। बहुत सारा पेन किलर्स भी मुझे मिल रहा था। तो ये सिलसिला चला और 45 डेज़ तक जैसे-तैसे मैंने अपने आप को इसी उम्मीद में रखा कि हाँ, चलो अगला दिन मेरा थोड़ा इससे प्रीवियस दिन से थोड़ा-सा अच्छा होगा और इस इंतज़ार में मेरा 40-45 दिन वैसे ही निकला। और यकीन मानिए, जब 45वें दिन मैं खड़ा होना चाहा, तो मेरे पैर काम नहीं कर रहे थे। और मैं और भी ज़्यादा टेंशन में था, बिकॉज़ मुझे वहाँ से उस 45वें दिन से लेकर के और 10 दिन तक मुझे सिर्फ़ अपने आप को चलने लायक बनाने में टाइम लगा। हाँ, ये बात सही है कि दर्द में थोड़ा आराम मिला, लेकिन मेरे पैर में कोई ताकत नहीं थी और मैं धीरे-धीरे प्रैक्टिस करता रहा। इसमें मेरी वाइफ़ ने मेरा बड़ा सपोर्ट किया। हर वक़्त वो मुझे पुश करती थी कि नहीं, उठिए, आप कर सकते हैं, आप चल सकते हैं। तो टाइम बड़ा इमोशनल था अपने आप में। मुझे लग रहा था कि हाँ, उस दिन जो फाइनली मुझे चलने की खुशी हुई थी 45 दिन के बाद, वो मैं आपसे नहीं बता सकता कि किस तरह की खुशी हुई थी मेरी। तो ख़ैर, वो जर्नी वहाँ पे समझिए कि वो जर्नी का ट्रीटमेंट का पहला फ़ेज़ था, जो मैं खड़ा हुआ, चला और 10-15 दिन मुझे बैकअप में लगे और मैं प्रॉपर फिर चलने लगा। लेकिन तब भी मैं परहेज़ में था, मैं बेल्ट लगाता था, लंबर स्पाइन का एक बेल्ट होता है जो आपने लगाना होता था। तो वो फर्स्ट ट्रीटमेंट का एक रिज़ल्ट मेरे सामने था और मुझे लगा कि हाँ, चलो अब मेरी परेशानी ख़त्म हुई है। लेकिन परेशानी तो अभी शुरू हुई थी, परेशानी ख़त्म नहीं हुई थी। तो मैं आपको बताऊँगा कि अब जो कि मैं समझ रहा था कि नाउ आई एम वेल, अब ठीक है सब कुछ, बट ऐसा नहीं था। अब ये सेकंड फ़ेज़ की शुरुआत थी और प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ने वाला था। तो मैं फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के साथ आपको दिखाता हूँ पहला स्टेटस कि इस प्राइमरी फ़ेज़ में, फर्स्ट फ़ेज़ में मैं किस तरह से फ़ेस करा प्रॉब्लम्स को, मेरी क्या स्टेटस थी, मैं आपको सारा कुछ सिनेरियो दिखाता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि मेरा अब जो इस पहले ट्रीटमेंट के बाद जो मेरे पास प्रॉब्लम्स आई, वो क्या थी? वो इससे भी ज़्यादा भयानक थी और मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, मैं आपको कुछ हेल्प कर सकता हूँ, तो ज़रूर कमेंट करिए। अगर आपको भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, बिल्कुल मेरी गारंटी है कि मैं जहाँ से आज बिल्कुल सही सलामत हूँ, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, मैं कौन-सा एक्सरसाइज़ करता हूँ, किस डॉक्टर से मैं मिला फाइनली, मैं हर कुछ आपको शेयर करूँगा और मैं बिल्कुल चाहूँगा कि आप भी मेरी तरह बिना सर्जरी के, बिना ऑपरेशन के इस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिले, बहुत कम पैसे में। बने रहिए मेरे साथ। अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे इस वीडियोज़ को शेयर करिए। तब तक के लिए थैंक यू।